What's up everyone? Welcome back to the channel guys। आज हम LLP एक्ट को कर देंगे समाप्त। छोटू छोटू से टॉपिक बचे हैं, बहुत ही मुझे लगता है 25-30 मिनट्स में आज ये भी समाप्त हो जाएगा। कल कमेंट्स में बहुत सारे बच्चों ने लिखा था पिछले वीडियो के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कराओ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कराओ। वो भी छुटर पुटर सा ही एक्ट है, वो भी हमारा बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। फिर बचेगा बस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और तुम्हारा सिलेबस समाप्त। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज और खत्म करते हैं LLP एक्ट को। कॉपी पेन ले आओ, लेट्स बिगिन। तो बच्चों पहला टॉपिक जो आता है वो आता है एडवांटेजेस ऑफ LLP। LLP बनाने के क्या क्या फायदे हैं, क्यों बनाया जाए LLP, क्यों बनाया जाए। मैंने लास्ट क्लास में आपको सारा समझा दिया था कि कंपनी के भी एडवांटेजेस इसमें सारे आ गए, पार्टनरशिप के भी एडवांटेजेस इसमें सारे आ गए और एक बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ बिजनेस बन जाता है LLP। तो इसके तो फायदे ही फायदे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। आप म्यूचुअल एग्रीमेंट करके अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन कर सकते हो, सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, आपके ऊपर लीगल प्रोसीजरल बहुत ज्यादा रिजिडनेस नहीं है जैसी कंपनीज के ऊपर होती हैं, काफी फ्लेक्सिबल है, काफी सारी इसको फ्रीडम दी गई है, अपने हिसाब से काम कर सकते हो। तीसरा इजी टू फॉर्म, बहुत सिंपल रजिस्ट्रेशन है, इनकॉर्पोरेशन है, आज अभी पढ़ाऊंगा इसके बाद रजिस्ट्रेशन इसका कैसे होता है, वो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा डर जो लगता था वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी से लगता था, तो इसमें तो लाइबिलिटी भी लिमिटेड है। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, अपने हिसाब से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई रिजिडनेस नहीं है। एंड इजी टू डिसॉल्व, जैसे कंपनी का तो एक तरीके से वाइंड अप भी आप लोग आगे फर्दर अपनी सीए में पढ़ोगे कि कैसे वाइंड अप होता है कंपनी का। यहाँ पे तो बहुत बेसिक आपको पढ़ाया गया था फाउंडेशन लेवल पे। इंटर में फाइनल में जाके आप और डिटेल में अच्छे तरीके से कंपनीज एक्ट को पढ़ोगे तो आप देखोगे कितनी फॉर्मेलिटीज, कितने प्रोसीजर्स हैं, बट यहाँ पे सब आसान है, ठीक है। ये सब बच्चों एडवांटेजेस में आ जाता है। अब हमारे पास आ रहा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP कि LLP को कैसे इनकॉर्पोरेट कराया जाए, कैसे रजिस्टर कराया जाए। तो बच्चों देखो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए भी बिल्कुल सेम जैसे पार्टनरशिप में होता था ना, वैसे ही LLP में होता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक LLP एग्रीमेंट तैयार करना है। जैसे पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप डीड होती है, कंपनीज के लिए MOA वगैरह होते हैं, उसी तरीके से LLP के लिए LLP एग्रीमेंट तैयार करना है, जिसके अंदर सारी डिटेल्स अबाउट द पार्टनर्स, अबाउट द एड्रेस, अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर, हर चीज़ अच्छे तरीके से भरनी है। उसके साइन कराना है आपको कोई CA, कोई एडवोकेट, कोई CS, क्योंकि देखो ये काम कोई भी इंसान LLP बनाता है खुद नहीं करता, उसको किसी ना किसी लीगल प्रोफेशनल की हेल्प लेनी ही पड़ती है इसको करने के लिए। तो कहीं ना कहीं तो आपको लोगों की ज़रूरत है ना, तो इसको साइन भी कराना पड़ता है किसी ना किसी CA, CS, एडवोकेट से, CMA से, और फिर आप इसको किसको फाइल करोगे, रजिस्ट्रार को पास लेके जाओगे, एक फीस सबमिट करोगे, रजिस्ट्रार चेक करेगा क्या सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो वो आपको 14 डेज के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। एज सिंपल एज दैट। बस इसको अब डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है लाइन टू लाइन। देखो जरा क्या क्या है। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चाहिए आपको, देखो जरा। फॉर अ LLP टू बी इनकॉर्पोरेटेड, 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज्यादा लोग जो कैसा बिजनेस कर रहे हैं, लॉफुल बिजनेस, कोई भी अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, विद अ व्यू टू प्रॉफिट, पैसा कमाने का मकसद, उनका नॉन प्रॉफिट मेकिंग नहीं चलेगा LLP, ठीक है। शैल सब्सक्राइब देयर नेम्स टू एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, वो अपना नाम लिख के दें। 2 या 2 से ज्यादा लोग, ठीक है, लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव के साथ कर रहे हैं, वो अपने बारे में डिटेल लिखें। उसके साथ साथ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच मैनर विद सच फीस, प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर फीस के साथ। अब इसका पूरा का पूरा फॉर्म बच्चों ऑनलाइन अवेलेबल होता है। अब आप लोग अगर फॉर्म नंबर ढूंढने के लिए जाओगे, फॉर्म का नेम ढूंढने के लिए जाओगे तो कहां तक रटोगे, तो ये लाइन याद कर लो, इन सच अ मैनर विद प्रेस्क्राइब्ड फीस, ताकि आप बच सको। ये बहुत हेल्प करेगा आपको अगर आप इस तरीके से लिखोगे। एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड विद द रजिस्ट्रार, किसको देना है, जो भी हमारे स्टेट का रजिस्ट्रार होगा। अगर मैं यूपी में हूं तो यूपी का रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, ठीक है। इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड एंड द स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड देयर शैल बी फाइल्ड अलॉन्ग विद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट
सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये तो आपको पता चल गया। मेड बाय ईदर एन एडवोकेट, अ कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, जो प्रॉपर्ली बना के दे। बाय एनीवन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे ये मेक श्योर किया जाए कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी एक्ट की वो हमने पूरी करी हैं, फीस सबमिट करी हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर्स प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंटल देयर ऑन। इसका मतलब फिर से वही है कि हमने टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी है, सारी की सारी डिटेल्स पूरी करी है, हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं है। ठीक है जी, परफेक्ट। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, फिर से वही बात, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। देखो ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है, ये वही पूरा का पूरा प्रॉपर उसमें बता रहा है क्या क्या होना चाहिए। एक प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, उसमें नेम ऑफ एलएलपी होना चाहिए, प्रपोज्ड बिजनेस होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, वही बात है ना, लॉफुल होना चाहिए, चेक करेगा, प्रॉफिट मोटिव के लिए है या नहीं है, चेक करेगा। एड्रेस होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस का। ये एड्रेस क्या हम सर बाद में चेंज भी कर सकते हैं? हाँ, हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, बस हमें रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है कि हम एड्रेस चेंज कर रहे हैं, वो ये आगे पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में ही। ठीक है, स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पर्संस हु आर टू बी पार्टनर्स, पार्टनर्स के नेम और एड्रेस के बारे में बताओ। नेम और एड्रेस बताओ डीपीज के, डीपी लास्ट क्लास में बताया था ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आपको पता है कम से कम 2 होने चाहिए, जिसमें से एक का रेजिडेंट होना जरूरी है। परफेक्ट। कंटेन सच अदर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रपोज एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो ये पूरा का पूरा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया। ठीक है, परफेक्ट। अब अगर आपने कोई भी काम ऐसा करा जो कि इलीगल है या गलत है, या आपने कोई फ्रॉड वगैरह करा, किसी भी तरीके से कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करी, फिर फाइन लग जाएगा। देखो अगर पकड़े गए तो क्या लिखा है, इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबव व्हिच ही नोज टू बी फॉल्स, कोई भी आपने गलत जानकारी दी, डजंट बिलीव टू बी ट्रू, शैल बी पनिशेबल। क्या हो सकता है? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years, 2 साल तक की जेल हो सकती है। एंड उसके साथ साथ फाइन which should not be less than 10,000 which may extend to 5 लाख, 5 लाख रुपए तक का फाइन भी लग सकता है। तो अगर कुछ गलत, कुछ फ्रॉड, कोई गलत जानकारी दी तो 2 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का फाइन की पनिशमेंट भी बताई गई है। ठीक हो गया। इसके बाद क्या है सर, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। अब आपने इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बना दिया, फीस सबमिट कर दी, आप उसको जमा कर दो किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। जिस भी स्टेट में आपको सिचुएट करना है, जिस भी स्टेट में आप काम करना चाहते हो, रजिस्ट्रार सारी चीज़ें चेक करेगा। चेक करने के बाद वो आपको अगर सब सही होगा तो वो आपको फिर सर्टिफिकेट दे देगा। एज सिंपल एज दैट। ऐसा ही पार्टनरशिप में होता था यार, है ना। अब देखो यहाँ क्या है, व्हेन द रिक्वायरमेंट्स इम्पोज्ड बाय क्लॉज बी सी ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 11 हैव बीन कंप्लाइड विद, रजिस्ट्रार शैल रिटेन। देखो जी, अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? अपने पास डॉक्यूमेंट रख सकता है। ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन फिल करा जाता है सारा का सारा चीजें। द रजिस्ट्रार शैल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट unless the requirement imposed by clause A of subsection has not been complied with। जब तक प्रॉपर चीजें नहीं होंगी तब तक वो अपने पास रखेगा। और फिर से वही बात है, विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days, विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लॉज सी of subsection 1 of section 11 as sufficient evidence that the requirement imposed by clause A of the subsection has been complied with। बस सीधी सी बात है यार, वो अपने पास आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल करे हैं वो रिटेन कर सकता है एज एन एविडेंस। सबूत तो वो है ही कि आपने ये चीजें सबमिट करी थी। ठीक है, द सर्टिफिकेट इशूड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 shall be signed by registrar एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज ऑफिशियल सील। जो आपको सर्टिफिकेट मिला है रजिस्ट्रार का सिग्नेचर होगा और उस पर ऑफिशियल सील यानी उस पर ऑफिशियल स्टैम्प भी लगा हुआ होगा। द सर्टिफिकेट शैल बी अ कंक्लूसिव एविडेंस। ये इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट बता रहा है। सर्टिफिकेट क्यों इंपॉर्टेंट है या इसको मिलने से क्या होगा? ये आपका एविडेंस है कि आप आज से एक प्रॉपर बॉडी बन चुके हो, सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुके हो, अपने हिसाब से अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, आप किसी के ऊपर केस कर सकते हो, कोई आपके ऊपर केस कर सकता है, सीधा सीधा वो चीजें हैं। डन सर। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड द चेंज, ये भी मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है उसका परमानेंट एड्रेस स्टेट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में। और अगर आप चाहो
तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बस आपको जानकारी देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को कि भैया हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी LLP शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। सर ऑफिस का क्यों एड्रेस देना होता है बच्चों? जितने भी नोटिस आने होंगे, जितनी भी कम्युनिकेशन करनी होगी, वो सब वहां पे आ सकते हैं ना। अब अभी क्या चल रहा है, अभी तो ईमेल्स पे सब होता है, बट पहले क्या होता था, ईमेल्स नहीं हुआ करते थे या लोग यूज नहीं किया करते थे, तो सब पेपर पे होता था। तो नोटिस जाते थे, फिजिकल नोटिस जाते थे, सारी जानकारी ऐसे ही ट्रैवल करती थी। तो इसीलिए आजकल क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस प्रॉपर है, ईमेल पे भी आएगा, और अगर भेजना होगा इंक्वायरी या कोई नोटिस या कुछ भी, तो वहां पे भेजा जा सकता है। इसीलिए रजिस्टर्ड ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन अ LLP और अ पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर देयरऑफ बाय सेंडिंग इट बाय पोस्ट। देखो बाय पोस्ट आपके पास आ जाएगा, है ना, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या किसी भी मैनर में, एज में भी प्रेस्क्राइब्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना। अब क्या LLP अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज कर सकता है? LLP may change the place of its registered office and file the notice of such change with the registrar in such form and manner as subject to such condition may be prescribed and such change shall take effect only upon such filing। इसका मतलब जब तक आप प्रॉपरली नोटिस नहीं दोगे रजिस्ट्रार को, तब तक आप वहां से नहीं हटने चाहिए, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस वही रहना चाहिए। नोटिस देने के बाद चेंज कर लो यार, ठीक है, नहीं तो फिर वही बात है, आपको ढूंढेंगे, आपको, आपने अगर वैसे ही अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया तो आपको कुछ भी कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ LLP कॉन्ट्रावीन एनी प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, अगर आप ऐसे ही कर लेते हो तो LLP पे और उसके हर पार्टनर पे पेनल्टी लग जाएगी 500 फॉर ईच डे during which the default continues subject to a maximum of 50,000 for the LLP and its every partner। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने बिना बनाए ऑफिस चेंज कर लिया, 15 दिन तक आप दूसरी जगह जाके बैठ गए हो, और 15 दिन बाद जाके आप कुछ बता रहे हो रजिस्ट्रार को, वो भी उसने पूछा तो फिर 15 दिन के हिसाब से भैया आपके ऊपर 500 पर डे का पेनल्टी भी लग सकता है। इसीलिए कभी भी ऑफिस चेंज करना हो तो बता के रजिस्ट्रार को। ठीक है जी, डन सर। रजिस्ट्रेशन की क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या होता है रजिस्ट्रेशन से बच्चों? रजिस्ट्रेशन से सीधी सीधी बात है, आपको एक स्टेटस मिल जाएगा सेपरेट लीगल एंटिटी का, राइट। तो आप सारे काम वही कर सकते हो, स्यू एंड बी स्यूड, किसी के ऊपर केस कर सकते हो, कोई आपके ऊपर केस कर सकता है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, आपको कॉमन सील मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो, और कोई भी एक्ट जो बॉडी कॉर्पोरेट लॉफुली कर सकती हैं वो आप भी कर सकते हो। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं, ये सारे बेनिफिट्स हैं किसके, रजिस्ट्रेशन के। चलो भाई, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है नेम। नेक्स्ट क्या आ रहा है बच्चों, हमारे पास नाम आ रहा है। कंपनी का, कंपनी बोल रहा हूं, LLP का नेम कैसा होना चाहिए? देखो फिर से वही बात है बच्चों, कंपनी का, LLP का जो नेम है वो किसी भी और कंपनी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं आपको पहले वेरीफाई करनी पड़ेगी, आपको पहले नेम, प्रपोज नेम बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार चेक करेगा कि वो नेम अवेलेबल है या नहीं है, किसी और के पास तो नहीं है वो नाम, किसी और ने अपने नाम पे उसको रजिस्टर तो नहीं करा हुआ। तो आपको ट्रेडमार्क वगैरह चेक करने पड़ते हैं कि वो नाम किसी और ने तो नहीं ले रखा, या वो किसी से बहुत मिलता जुलता नहीं है, रिसेंबल्ड नेम तो नहीं है किसी से मिलता जुलता, वैसा नाम नहीं चलेगा। तो इसीलिए नाम बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, वो चीजें यहाँ पे दी हुई है। देखो, एवरी LLP shall have either the words limited liability partnership और acronym LLP as their last words of its name। यानी कि नाम के पीछे LLP लगाना कंपलसरी है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं ना, लिमिटेड लगाते हैं, वैसे ही LLP के पीछे LLP लगाना कंपलसरी है, ताकि सामने वाला आइडेंटिफाई कर पाए कि ये LLP है। ठीक है, नो LLP shall be registered by a name which the opinion of central government is undesirable। आप कोई भी ऐसा नेम नहीं ले सकते जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अनडिजायरेबल समझे, आइडेंटिकल हो, मिलता जुलता हो, या बहुत ज़्यादा रिजेंबल करे किसी और LLP के साथ, किसी और कंपनी के साथ, किसी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ। यानी किसी ने अगर अपने नाम पे ऑलरेडी उसको रजिस्टर करा रखा है तो आप उससे मिलता जुलता नाम नहीं ले सकते। ठीक है, बहुत क्लोज नहीं होना चाहिए। परफेक्ट, ये आपको नाम के बारे में पता होना चाहिए, सेक्शन 15। अब सेक्शन 16 में क्या लिखा हुआ है कि आप अपना नाम रजिस्टर करा सकते हो। ठीक है, जैसे आप अभी सोच रहे हो कि मुझे LLP बनानी है, आपने नेम डिसाइड कर लिया, अभी LLP का इनकॉर्पोरेशन आप कुछ दिन बाद करना चाहते हो या आपको समय लग रहा है,
आप फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हो और तब तक आपको डर लग रहा है कि यार ये नाम कोई और ना ले जाए, तो आप उस नाम को अपने नेम पे रजिस्टर करा सकते हो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन आपको उस टाइम के अंदर अंदर ही खुद का इनकॉर्पोरेशन करा लेना है। नहीं कराया तो फिर नाम वो फ्री हो जाएगा, कोई और भी ले सकता है थोड़े टाइम के बाद। वो कितना टाइम होता है वो सब मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड अकम्पनीड बाय सच फीस as may be prescribed to the registrar for reservation of the name, ठीक है। name of the proposed LLP, क्या आप नाम चाहते हो, and the name to which LLP proposes to change its name, ठीक है। या फिर अगर आप नाम बदलना चाहते हो तो वो क्या नाम है वो सब आप रजिस्टर करा सकते हो। अपॉन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 एंड ऑन द पेमेंट ऑफ द फीस, अब देखो बिना फीस के तो यार कुछ होगा नहीं, पैसा सब जगह लगेगा, ठीक है। द रजिस्ट्रार में इफ ही इज सेटिस्फाइड subject to the rules prescribed by the central government that the name to be reserved is not the one which may be rejected, वो चेक करेगा कि रिजेक्ट तो नहीं होने वाला किसी भी ग्राउंड पे। अगर ऐसा होगा तो वो आपके नाम पे रिजर्व कर देगा फॉर 3 months। रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार। 3 महीने के लिए अब नाम आपका है, आप 3 महीने के अंदर अंदर अपना LLP इनकॉर्पोरेट करा लो, हो गया तो आपका चल जाएगा नाम, नहीं हुआ तो फिर 3 महीने बाद वो नाम फिर फ्री हो जाएगा, कोई और भी उसको इनकॉर्पोरेट करा सकता है, ठीक है जी। परफेक्ट, डन सर। चेंज ऑफ द नेम ऑफ LLP सेक्शन 17 में क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15-16 if through inadvertence or otherwise a LLP on its first registration or on its registration by a new body corporate, its registered name is registered by a name which is identical with or too nearly resembles to, देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, अगर आपका नाम पाया गया कि काफी आइडेंटिकल है और काफी मिलता जुलता है किसी और LLP से, किसी और कंपनी से, किसी और ट्रेडमार्क ऑनर से, तो फिर उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोलेगा कि भैया ये नाम बदल दो, इस नाम को चेंज कर दो, ये नाम ऑलरेडी किसी और के पास है, बहुत क्लोजली रिजेंबल करता है, तो ये नाम आपको नहीं मिल सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये नाम बदलना पड़ेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, आपको बहुत सारे नाम दे देगा, वो देगा उल्टे सीधे ही नाम, कोई बहुत बढ़िया नाम नहीं होते। तो इससे बेटर है कि आप अपने लिए कोई और नाम खुद ही ढूंढ लो और उसको रजिस्टर करा लो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोले कि भैया आपको अपना नाम बदलना पड़ेगा, और वो आपको बदलना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बोली गई है एक्ट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको, जिस दिन आपने अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया, नाम आपका हो गया, उसके 3 साल से पहले ये चीज़ होती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 3 साल के बाद बोल रहा है ना ये चीज़ करने के लिए, फिर आपको करने की जरूरत नहीं है भाई। 3 साल में तो आपने अपनी गुडविल बना ली, रेपुटेशन बना ली, लोग जानने लगे आपको उस नाम से, फिर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, as is likely to be mistaken for it, then on an application of such LLP referred to in the clause A respectively or a company, the central government may direct that such LLP to change its name or a new name within a period of 3 months from the date of issue of such direction। जिस दिन भी गवर्नमेंट आपको ये बोलेगा, आपको उसके 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है कि अगर सरकार आपको ये नाम बदलने को बोल रही है आपके इनकॉर्पोरेशन के 3 साल के बाद, फिर आपको नहीं करना, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, it is further provided that application of the proprietor of the registered trademark shall be maintainable within a period of 3 years from the date of incorporation or registration or change of the name of LLP under this act, ठीक है। परफेक्ट, 3 साल तक आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डर है, उसके बाद कोई डर नहीं है। आगे क्या दिया हुआ है, where a LLP change its name or obtains a new name under section 1, it shall within a period of 15 days from the date of change give notice of change to registrar। अब देखो फिर से वही बात है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास नोटिस आएगा, आप नाम चेंज करोगे, क्योंकि आपको सरकार के दिए हुए नाम तो पसंद आने नहीं वाले, तो आप खुद ही अपना नाम चेंज करोगे, एक अच्छा नाम ढूंढोगे, तो आपको उसका नोटिस रजिस्ट्रार को दे देना है, ठीक है। टाइमली नोटिस दे देना। देखो मेन चीज क्या है, बार बार नोटिस की बात क्यों हो रही है, रजिस्ट्रार को पता होना चाहिए कि फर्म क्या कर रही है, LLP क्या कर रही है ना। नाम चेंज कर रहे हैं, ऑफिस चेंज कर रहे हैं, कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, रजिस्ट्रार की नॉलेज में डालना आपको एक नोटिस देके, बस दैट इज इट, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, आपको कितने दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज, जिस दिन से आप चेंज कर रहे हो तो नोटिस आएगा।
नोटिस आने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको नाम चेंज करना है। जिस दिन आपने नाम चेंज करा उससे 15 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को बता देना है कि यार हमने ये चीजें कर ली है, कि ये नाम करा है, और ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको दे देना है। Who shall carry out necessary changes in the certificate of incorporation, and within 30 days of such change in certificate, LLP shall change its name in the LLP agreement। और फिर आपको LLP agreement में भी वो नाम चेंज कर लेना है, ठीक है। अब LLP अगर डिफॉल्ट कर देती है, ठीक है, if the LLP is in default in complying with any direction given under subsection 1, सेंट्रल गवर्नमेंट shall allot a new name। अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद एक नाम दे देगी, in such manner as may be prescribed, and registrar shall enter the new name in the register of LLP in place of the old name। ठीक है, परफेक्ट, डन सर। इसके बाद क्या है, बस अब बच्चों हमारे पास छोटे छोटे डिफरेंसेस दिए हुए हैं। LLP को बेसिकली पार्टनरशिप फर्म से और कंपनी से कंपेयर किया गया है, एंड दैट इज इट। लॉ खत्म, एक्ट खत्म, सॉरी। इसके बाद हमारे पास 2 एक्ट्स और हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निपटेगा हमारा सब्जेक्ट। क्या है बच्चों, देखो LLP और पार्टनरशिप। LLP का रेगुलेटिंग एक्ट LLP एक्ट, पार्टनरशिप का रेगुलेटिंग एक्ट पार्टनरशिप एक्ट, ये आपको याद रखना है। बॉडी कॉर्पोरेट ये है, ये नहीं है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी ये है, ये नहीं है, ये आप जानते हो। पूरा पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, पूरा LLP एक्ट पढ़ा दिया, तो आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा। क्रिएशन कैसे बनता है, लीगल प्रोसेस से, कॉल्ड रजिस्ट्रेशन अंडर LLP एक्ट। ये कैसे बनता है, एग्रीमेंट से। रजिस्ट्रेशन इसका ऑप्शनल है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन इसका मैंडेटरी, इसका वॉलेंट्री। उसके बाद परपीचुअल सक्सेशन, इसमें परपीचुअल सक्सेशन है, इसमें कोई परपीचुअल सक्सेशन नहीं है। किसी पार्टनर की डेथ होगी, किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी होगी, कोई पार्टनर इनसेन हो जाएगा, अनसाउंड माइंड हो जाएगा, तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नेम LLP के बाद में LLP लगाना जरूरी होता है, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट, लाइबिलिटी बच्चों यहाँ पे लिमिटेड होती है, नाम ही है लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप में, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी, यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी हर पार्टनर, एक दूसरे पार्टनर का भी और फर्म का भी, प्रिंसिपल भी और एजेंट भी है। यहाँ पे जो म्यूचुअल एजेंसी है वो पार्टनर की आपस पे नहीं है, कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ईच पार्टनर कैन बाइंड द LLP बट नॉट अदर पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, इसमें कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए। कॉमन सील, इसके पास कॉमन सील हो सकता है, इसको कोई कॉमन सील जैसा कॉन्सेप्ट नहीं लगता। लीगल कंप्लायंसेस, सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे कंप्लायंसेस और सारी की सारी पेनल्टीज के लिए। यहाँ पे सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो यहाँ सब पार्टनर्स फंस जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ DPs फंसेंगे। उसके बाद एनुअल फाइलिंग्स, LLP की जो फाइलिंग्स हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो भैया कंपनी की तरह है, तो कंपनी की तरह फॉर्मेलिटीज भी हैं। एनुअल स्टेटमेंट करनी पड़ती है फाइल, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करनी पड़ती है, रिटर्न फाइल करनी पड़ती है रजिस्ट्रार के साथ हर साल। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। उसके बाद फॉरेन पार्टनरशिप्स, क्या इसके अंदर फॉरेन नेशनल्स बन सकते हैं पार्टनर? बिल्कुल बन सकते हैं, उसके अंदर नहीं बन सकते, अलाउड नहीं है। माइनर एज अ पार्टनर, क्या माइनर एडमिट हो सकता है? यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एज टू द बेनिफिट्स माइनर पार्टनर हो सकता है, यहाँ पे नहीं। माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ LLP। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना बच्चों। डन सर। लास्ट हमारे पास डिफरेंस आ रहा है LLP और कंपनी में। LLP और कंपनी में, कंपनीज एक्ट भी पूरा पढ़ा, LLP एक्ट भी पूरा पढ़ा, तो ये भी आपके लिए आसान है। सबसे पहले एक्ट कौन सा चलेगा बच्चों? इसमें LLP एक्ट, इसमें कंपनीज एक्ट। बहुत बढ़िया। मेंबर्स या पार्टनर्स, इसको यहाँ पे मेंबर्स को पार्टनर्स बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग मेंबर्स ही बोलते हैं। जो लोग पैसा लगा रहे हैं, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स हैं, यहाँ पार्टनर्स हैं। इंटरनल गवर्नेंस, इंटरनल गवर्नेंस का क्या मतलब है? इंटरनल गवर्नेंस का मतलब है कि जो अंदर का सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो कैसे चलने वाले हैं। तो यहाँ पे तो आप म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हो, म्यूचुअल एग्रीमेंट से। वहाँ पे सब कुछ कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलता है। उसके बाद नेम, LLP के नाम के पीछे LLP लगेगा, कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स लिमिटेड होता है, वहां पे भी लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स लिमिटेड होता है। ठीक हो गया, परफेक्ट। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड। यहाँ प्राइवेट कंपनी 2 से 200, पब्लिक कंपनी 7 से अनलिमिटेड। ये भी आपके लिए बेसिक है। उसके बाद मैनेजमेंट,
बिजनेस ऑफ द कंपनी इज मैनेज बाय पार्टनर्स, सब कुछ पार्टनर्स करते हैं, मेनली डीपीज करते हैं। यहाँ पे सब कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, इसके अंदर कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए ही चाहिए। प्राइवेट कंपनी को 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी को 3 डायरेक्टर चाहिए ही चाहिए। तो ये बच्चों मेन डिफरेंस होता है हमारे पास, स्क्रीनशॉट ले लो एलएलपी और कंपनी का, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म का। और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन पूरा एक्ट समाप्त। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, कल ही हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। कोशिश करूंगा इसी वीक में वो भी निपटाऊं और फिर बचे हुए जो टाइम पीरियड बचेगा इस महीने में उसमें फटाफट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी समाप्त कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत शानदार तरीके से आप सब लॉ पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के। ऐसे ही करते रहा करो, अटेंडेंस लगाते रहा करो और पढ़ाई करो। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।